हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। किसी रीजन की वजह से मैं बोर्ड पे क्लासें नहीं ले पा रही हूँ, उस वजह से मैं ना सीधा बुक से पढ़ा रही हूँ। 2-3 क्लासें और ऐसे ही चलेगी, उसके बाद से अपने वापस से जिस तरीके से पढ़ा रही थी उसी तरीके से पढ़ाना शुरू कर दूंगी। बट मुझे ये उम्मीद है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझा रही हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो जो पॉइंट ऐसे जो है समझ में नहीं आ रहे उनको नोट करके रख देना, कमेंट में बता देना, ताकि मैं जब भी बोर्ड पर उसकी क्लास लूँ तो मैं पहले वो पॉइंट समझा दूं तुम लोगों को, उसके बाद आगे का टॉपिक शुरू करें। अपनी बुक का नाम क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है। उसके अंतर्गत कौन सा चैप्टर चल रहा है? अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसके अंतर्गत कल कुछ पॉइंट बताए थे मैंने, जिसमें डेफिनेशंस बताई थी। जीडीपी की गणना कैसे की जाती है, फॉर्मूला बताया था कुछ, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अब क्या है अपने समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्री में अग्रिम एडम स्मिथ। मैंने तुम लोगों को ये कल नहीं, इससे पहले वाला जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे तो मैंने क्या बताया था? एडम स्मिथ की एक बुक है, बुक का नाम क्या है? महत्वपूर्ण कृति है उनकी, एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड काउंसिल्स ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस का नाम दिया गया। उनकी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड काउजरे ब्राउन ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस का नाम दिया गया है। किसका नाम है? ये बुक का नाम है। उसके बाद मैंने तुम लोगों को एक और अर्थशास्त्री का नाम बताया था। क्या नाम बताया था? रेगनर फिशर बताया था। उन्होंने क्या किया था? 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये कौन सी? समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों का उल्लेख किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? 1933 में किया था, रेगनर फिशर ने किया था। उसके बाद ये बता दिया था मैंने। अब क्या है अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोगों ने लिख लिया होगा। ये बुक का नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये बुक का नाम पूछता है एग्जाम में। फिर है इसमें को समझ जाने की जरूरत नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? पूरे राष्ट्र का अध्ययन किया जाता है, और व्यष्टि में किसका किया जाता है? एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है, मुख्य बात यह भी है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो, तथा उस प्रक्रम से कैसे आय और संपत्ति का सृजन किया जा सके। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि किसी भी देश को चलाने के लिए धन की आवश्यकता हो। धन की आवश्यकता संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। धन और संसाधन होना आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है कि इन संसाधनों का उपयोग, मतलब जैसे मेरे पास ये पेन पड़ा है बट मेरे को इसको चलाना ही नहीं आता, तो कोई मतलब है इस पेन का? मेरे पास संसाधन, मैंने पैसे खर्च करके इस पेन को खरीद भी लिया, मैंने इस पेन को खरीदा, बट मेरे को इसको चलाना ही नहीं आता, लिखने नहीं आता, तो इस पेन का क्या मतलब? जैसे अपन ने ये बुक खरीदी, बुक के पैसे अपन के क्या किए? पैसे भी तो दिए होंगे, बुक खरीदी तो पैसे भी दे दिए, बुक भी है, अपने पास संसाधन उपलब्ध है, बट अपन को इसको पढ़ने ही नहीं आता, कोई मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि बात यही नहीं है कि अपने पास संसाधन है, अपन ने उसको खरीद भी लिया, पैसे हैं, खरीद लिया, बट उसको अपन को यूज नहीं करने आ रहा, तो उस संसाधन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसके अंतर्गत यही बताया गया है, इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। मैंने बोल दिया, अगर ये किताब अपन ने पढ़ने के लिए तो अपन को पढ़ने आनी चाहिए, जिससे उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो। इससे उत्पादन का क्या हो? प्रवाह उत्पन्न होगा। इस उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न होगा, इसका मतलब ये है कि अपन ये बुक अच्छी है, अपन दूसरों को भी बोलेंगे कि बुक अच्छी है। अगर अपन ये पेन अच्छा चल रहा है तो अपन दूसरे को भी बोलेंगे कि पेन अच्छा चल रहा है, तो वो भी क्या करेगा? वो उसी पेन को खरीदने की कोशिश करेगा, तथा उपक्रम से कैसे आय और संपत्ति का सृजन किया जाए। अगर भी ये बुक अच्छी होगी और मैंने बोला कि बुक अच्छी है, तो क्या करेंगे? लोग इस बुक को खरीदेंगे, तो इससे क्या होगी? अपन को संपत्ति अर्जित होगी, संपत्ति का सृजन होगा। और मैंने ऐसे ही खरीद लिया और पढ़ी अपने पास, तो उसका कोई मतलब नहीं है। संपत्ति का ना तो सृजन होगा, ना संपत्ति का उपयोग हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। संसाधन ऐसा का ऐसा पड़ा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मैं पूरा चैप्टर पढ़ के नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही तुम लोग समझ लो, वही काफी है।
उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जा को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? उत्पादन प्रवाह, अपन ने कोई सामान क्या बना दिया, अब उसको बेचना भी तो जरूरी है। प्रवाह मतलब उसको बेचना। सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जा, उस सामान को बनाने में क्या करते हैं? लोग अपनी ऊर्जा को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे में डालते हैं। मतलब ऐसी होनी चाहिए चीज जो समाज के लिए भी अनुकूल हो। जैसे अपने है ना, कहीं तुम लोग जाओगे गांव में, तो गांव में क्या है, शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनते, बट अपन वही सिटी में गए तो अपन को कौन सी ड्रेस पहनेंगे? सिटी में हर टाइप की ड्रेस पहनते हैं, या तो शॉर्ट पहन सकते हैं, किसी भी टाइप की पहन सकते हैं, बट गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में ज्यादातर या तो सूट पहने जाते हैं या लास्ट जींस टॉप पहने जाते हैं लड़कियों के द्वारा। और लड़के भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही नहीं घूम सकते, बट लड़कों का तो बहुत कम है, तुम लोग जानते ही हो, इसलिए अपन लड़कियों का ही एग्जाम्पल लेते हैं सबसे बढ़िया, ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे क्या उन्होंने कर लिया, अब उनको अगर गांव में शॉप खोलनी है, कहाँ खोलनी है? शॉप गांव में खोलनी है, तो उस गांव के हिसाब से कपड़े खरीदने होंगे दुकानदार को, तो वो बिकेगा माल। अगर उन्होंने गांव के हिसाब से नहीं खरीदा माल, तो क्या करेंगे? दुकान में नहीं रखा तो वो सामान नहीं बिकेगा, वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। मतलब अपन जहाँ रह रहे हैं, समाज, अपना जो समाज है, उसके बारे में भी अपन को जानकारी होनी चाहिए कि उनको क्या चीज है, किस तरीके से है, तकनीकी ढांचे में किस तरीके से ढाल सकते हैं, यहाँ पर ढाल भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। प्रकृति और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं, तो क्या होना चाहिए? उस तरीके का वातावरण भी होना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज बिक सके, या फिर अपन इसका चीज का उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर यूज आए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट से, सॉरी, जैसे लघुत्तम मदों से लेकर वायु यान, ऑटोमोबाइल, बड़ी मशीन अथवा कोई विक्रय योग्य सेवा जैसे डॉक्टर, वकील तथा वित्तीय सलाहकार की सेवा तक सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है? लघु मदों से लेकर, लघु मतलब छोटी सी मदों से लेकर, छोटी सी मदों से लेकर वायुयान क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि उसमें लोग बैठ रहे हैं तब जाके चलाया जा रहा है। बिना वायुयान चलाए पड़ा रहे ऐसे ही और लोग नहीं बैठेंगे तो उसको चलाएंगे क्या? वो वैसे ही पड़ा रहने वाला है। ऑटोमोबाइल, उसके बाद बड़ी मशीनों का भी उपयोग उसी के लिए किया जाता है। फिर कोई भी विक्रय योग्य सेवाएं, कोई भी विक्रय योग्य सेवाएं हो सकती है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, वित्तीय सलाहकार है, ये सारी क्या है? विक्रय योग्य सेवा है। अगर कोई टीचर भी है, टीचर क्या कर रहा है? दूसरों को शिक्षा दे रहा है, तो उसकी एक सेवा ही है, और वो भी क्या होगी? सलाह। अगर कोई सलाहकार है, उसके बदले भी वो पैसे ले रहा है, तो वो क्या होगी? विक्रय कर रहा है अपनी सेवा को। सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु हो, ये पेन है तो भी उसको बेचेंगे अपन। उसके बाद अपनी कुछ भी चीज है, या फिर अपन किसी की शॉप करते हैं, अपन को पैसे कमाने हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा, तब जाके अपने पास पैसे आएंगे। अगर तुम्हें पैसे प्राप्त करने हैं तो तुम लोग क्या करोगे? काम करोगे। तो तुम क्या कर रहे हो? अपनी जो श्रम है, श्रम को बेच रहे हो, अपना कार्य बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, तब जाके तुम लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट ये, फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अगला, वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। वस्तु की, इसी पॉइंट को वापस समझते एक बार। वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिसका अंतिम उपयोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वस्तु है जो कंपनी, मतलब कंपनी में बन रही है, फैक्ट्री में बन रही है, बट उसको बेचते कहाँ तक आ रही है? लास्ट में आप तक आ रही है। लास्ट में अपन कौन यूज कर रहे हैं? अपन यूज कर रहे हैं, तो अपन क्या कहलाए? उपभोक्ता। मतलब क्या है? अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अंतिम रूप से प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ऐसी वस्तु या मद जो अंतिम द्वारा उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, उसे कौन सी कहते हैं? वस्तु, अंतिम वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु कहा जाता है। अंतिम उपभोक्ता द्वारा यूज की जा रही है, उनको कौन सी कहेंगे? अंतिम वस्तु कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर लास्ट नहीं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अंतिम वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा जाता है। अंतिम वस्तु को कितने भागों में बांटा जा रहा है? दो भागों में बांटा जाता है।
पहला है उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ता नहीं, उपभोग वस्तुएं। दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं में क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जिनका अपन उपयोग कर सकते हैं। और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है? उपभोग जिनका अपन उपयोग कर सके। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो पूंजी योग्य हो, मतलब अपन को उसको बेचकर भी वापस से अपन उसका उपयोग तो कर रहे हैं, बट अपने पास उसके क्या पूंजी के तौर पर है, अपन उसको वापस बेच भी सकते हैं तो अपन को पैसा मिल सकता है, बट जो उपयोग योग्य है वो सिर्फ उपयोग कर सकते हैं अपन। यहां तक हो गया। अब अगला, आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं तथा मनोरंजन जैसी वस्तुओं का उपयोग उसी समय होता है। बोला था मैंने, क्या है? उपहार हो या और वस्त्र जैसी वस्तुओं तथा मनोरंजन जैसी वस्तुओं का उपयोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उनका क्रय किया जाता है। उन्हें उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। मतलब क्या है? जब अंतिम उपभोक्ता द्वारा, मतलब क्या है? अपने द्वारा। अपन कोई सेलर तो नहीं, अपन अपने खुद के यूज के लिए ले रहे हैं सामान, तो क्या करेंगे अपन? क्रय किया, खरीदा अपन ने, तो वो कौन सी वस्तुएं कहलाएगी? अपन को उपभोग वस्तुएं कहलाएगी। इसमें सेवा भी शामिल है, किंतु सुविधा की दृष्टि से हम उन्हें उपभोग वस्तुएं कहते हैं। किसकी दृष्टि से? सुविधा की दृष्टि से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तुरंत उपयोग हो जाए वो कौन सी कहलाएगी? उपभोग वस्तुएं। और जो तुरंत वस्तु उपभोग नहीं हो, मतलब उपयोग नहीं करते, अपन उसको लंबे समय तक रखते हैं, तो वो कौन सी कहलाती है? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। इसमें भी देख लो, अपने जो पूंजीगत वस्तु है, ये जो वस्तु होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो टिकाऊ होती है और एक होती है गैर टिकाऊ। मतलब जो टिकाऊ वस्तु वो होती है जिनका उपयोग अपन लंबे समय तक कर सकते हैं, और गैर टिकाऊ जो लंबे समय तक अपन उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में एक दी हुई काल अवधि में उत्पादित सारी अंतिम वस्तुओं या सेवाओं पर यदि हम विचार करें तो उपभोग की वस्तु टिकाऊ और गैर टिकाऊ के रूप में होती है। पूंजीगत वस्तुओं के रूप में अंतिम वस्तुओं में आर्थिक प्रकरण के अंतर्गत पुनः परिवर्तन नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है? जो टिकाऊ वस्तु है वो कौन सी है? पूंजीगत है, मतलब उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं अपन, तो पूंजीगत। गैर टिकाऊ वस्तु उपभोग वस्तुएं कहलाती है, जिनका अपन तुरंत यूज कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अगला पॉइंट, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त नहीं होती है। ये पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं होती। इसका मतलब क्या कह रहा है ये? पहले यहां तक समझते अपन। अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था मतलब क्या है? अपनी इकोनॉमी, अपनी जो देश है, राष्ट्र है, उसमें कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा में, उत्पादन क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, फिर अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वस्तु बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में बनती है मशीनों से। जैसे तुम चॉकलेट्स वगैरह ये सब खाते हो, ये बहुत बड़ी मात्रा में बनती है। उसके बाद तुम जैसे अपने कॉपियां है, पेन है, ये सब क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में बनते हैं, तब जाके एक एक उपभोक्ता तक पहुंचती है। बट इसमें तब भी कुछ माल ऐसा होता है जो पड़ा रहता है। क्या होता है? समाप्त नहीं होता, नहीं होता है वो सामान, क्या होगा? अपने पड़ा रहेगा। और ये पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं होती। ये क्या है? पूंजीगत वस्तु नहीं होगी, ये वेस्टेज वस्तु होगी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, इसको जब इसका यूज आए, टाइम आए, तब उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे अपने गाँव अपन को कितने पेन चाहिए थे? जैसे कितने पेन चाहिए? मेरे को 10 पेन चाहिए, बट मैंने पेन कितने बना दिए? 50 पेन बना दिए। अब 40 पेन क्या होंगे? पड़े रहेंगे। तो उसी तरीके कंपनी में क्या होता है? केक से ज्यादा, मतलब चीजें ज्यादा बना दी जाती है, बट उनकी मांग उतनी नहीं होती। अंतिम उपभोक्ता क्या होते हैं? उतने नहीं होते हैं, तो वो चीजें क्या होती है? पड़ी रहती है। उनको कौन सी पूंजीगत वस्तुएं नहीं कहा जाएगा। इन वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादन आगत सामग्री के रूप में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अन्य वस्तु का उपयोग अन्य उत्पादन आगम सामग्री के रूप में कर सकते हैं। मतलब इसको बाद में पड़ा रख सकते हैं, जब काम आए, तब जरूरत हो तब अपन इसको यूज कर सकते हैं। बट अपन को जब जरूरत थी वो उतनी ही थी। जैसे ऑटोमोबाइल के निर्माण के लिए इस्तेमाल इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल बना रहे तो उसमें क्या हो गया? इस्पात की चादर बनेगी। इस्पात की चादर, बर्तन के लिए अपन क्या करेंगे? तांबा, मतलब जो ऊपर की परत होती है उसको किसी किसी चीज में तो डालना पड़ता है ना, तो वो
ये मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। मतलब अपन किसी चीज को यूज करने के लिए कर रहे हैं, जैसे इस पेन के अंदर क्या है, शाई है, शाई है, नली है, नली के अंदर शाई है, बट ये कौन सी मध्यवर्ती वस्तु, इसके अंदर शाई है बट ऊपर क्या डाला है, प्लास्टिक डाला है, ताकि क्या है कि इसमें ये चीज अंदर रहे, सेफ रहे, यूं करके। तो मध्यवर्ती वस्तु के अंतर्गत आएगी। जो प्रायः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगम के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें मेन चीज क्या है इस पेन के अंतर्गत, इस पेन के अंतर्गत पेन चीज क्या है, पेन की शाई, जिसके द्वारा ये पेन चल रहा है। बट इसको क्या कवर करने के लिए अपन ने क्या प्लास्टिक यूज किया, ताकि वो शाई से ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, शाई ऐसे पड़ी रहे तो अपन नहीं लिख सकते, बट इस पेन के माध्यम से क्या होगा, धीरे धीरे निकलेगी। ये कौन सी होगी, मेन काम तो क्या है, मेन जरूरत किसकी है इस पेन में, शाई की जरूरत है, बट इसको यूज करने के लिए मध्यवर्ती वस्तु के रूप में क्या आएगा, प्लास्टिक आएगा, ताकि प्लास्टिक के द्वारा अपन क्या कर सके, इस पेन को अपन सही से तरीके से यूज कर सकेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला पॉइंट है नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं की माप में लिए यह स्पष्ट है कि हमें सामान्य मापदंड की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है कि अपन कोई भी चीज बना रहे हैं, उसके लिए क्या होगा, अपन को मापदंड की जरूरत होगी, ताकि अपन को पता चले कि लोगों को कितनी चीजों की जरूरत है, उसके हिसाब से अपन चीजें बना सके। ऐसी चीजें नहीं बना दे जो न तो पूंजीगत हो, न टिकाऊ हो, न गैर टिकाऊ हो। इसका मतलब यह है कि न तो वो क्या है, पूंजीगत नहीं है, उसके बाद पूंजीगत नहीं है तो वो तो छोड़ो, उसके बाद उपयोगी भी नहीं है, उपयोग में नहीं आ रही है, सिर्फ पड़ी है, वेस्टेज के तौर पर जा रही है, और तीसरी बात वो गैर टिकाऊ भी नहीं है। गैर टिकाऊ का मतलब ये होता है कि अपने उसको तुरंत यूज कर सके, ऐसी चीज भी नहीं है। तो उसको लिए अपन को क्या है, मापदंड की जरूरत होती है, उसके आधार पर अपन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर सके और बना सके। फिर है कपड़े की माप के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है, उससे हम टनों में चावल को नहीं माप सकते। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से कपड़े के लिए क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाती हूँ। क्या है कपड़ा, अब कपड़ा किसी तरीके भी क्या हो सकता है, या तो लंबा हो सकता है, तो उसके लिए क्या आती है कि इंच टेप आती है, इंच टेप आती है, इस तरीके की लंबी टेप आती है। उसके आधार पर क्या किया जाता है, ऐसे मतलब यहाँ पर क्या है, 0 है तो फिर 1, फिर ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके की एक टेप आती है लंबी, उसमें मापा जाता है। और चावल मापने के लिए क्या होता है, बाट आता है। चावल मापने के लिए क्या आता है, बाट आता है। बाट तुम लोगों ने देखा होगा कि अब तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चालू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पे रख दो, यहाँ पर है ना, तुम लोगों को बता देगा कि कितना सामान है, कितना सामान नहीं है, ये बता देगा। बट पहले जो आता था बाट, उसमें क्या करते थे, तराजू की तरह होता था। जैसे ये एक क्या है, पूरी ऐसी लाइन आएगी, इसको यहाँ पर एक पकड़ने वाला होगा हैंडल, उसके बाद यहाँ से 2 निकलेंगे, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, ऐसे रस्सी होगी, फिर यहाँ पर जो भी होगा वो इसको रखा जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर इसमें से एक तरफ क्या रखा जाएगा, बाट, इसमें बाट होंगे वो रखे जाएंगे, और एक जगह क्या रखे जाएंगे, बाट रखे जाएंगे, दूसरी जगह सामान रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, सामान। उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर ऊपर रख के तोला जाएगा। अगर ये सामान ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे झुक जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और ये बाट ज्यादा है और सामान कम है तो यही होगा कि ये नीचे झुकेगा और ये ऊपर हो जाएगा। और ये दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से इक्वल आ जाएगा। तो पता चल जाता था इक्वल है कि नहीं है सामान। इसी में अपन कपड़ा लेके नहीं माप सकते। अगर मेरे को 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो मैं इसमें नहीं माप सकती। उसी तरीके से अपन तुम लोगों ने देखा होगा कि कपड़े के साथ साथ अपना जो घर होता है, घर देखा तुम लोगों ने, ये क्या है, एक किसी का क्या है, घर है। मेरे को पता है मैं इतनी अच्छी पेंटर नहीं हूं, ठीक है, ये घर है। अब स्क्वायर फीट में मापते हैं, घर किस में मांगते हैं, स्क्वायर फीट में मापते हैं, स्क्वायर फीट में मांगते हैं, मापते हैं, सॉरी, स्क्वायर फीट में मापेंगे तो उसके लिए भी इस तरीके की, ये किलोवाट वाली नहीं आती चीज, इसके लिए भी ये क्या होती है, मापने जैसी एक पट्टी आती है उनके लिए अलग से। तो उसके आधार पर क्या मापा जाता है, घर को स्क्वायर फीट में मापा जाता है, ठीक है। बट इसको नहीं मापा जा सकता, चावल को क्विंटल, उसके आधार पर मापा जाएगा, किलोवाट के आधार पर ही मापा जाएगा। ये समझ में आ गया तुम लोगों को। तो ये एग्जांपल यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हर एक चीज के लिए अलग अलग चीज होती है, उसको उसी के आधार पर मापा जाता है।
इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला पॉइंट, विभिन्न वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के कुल योग से अंतिम निर्गमन की मात्रा प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि कल मैंने तुम लोगों को जब इसकी पहले वाली क्लास ली है उसमें क्या बताया, क्या एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल बताया, उसमें एक फॉर्मूला भी बताया है। उस फॉर्मूले को एक बार मैं बताती हूँ तुम लोगों को वापस। अंतिम वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, मजदूरी प्लस वेतन प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ। एक ये बताया था कल मैंने, क्या है, सभी प्रकार की आय, मतलब अंतिम वस्तु निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, मजदूरी गिनेंगे, उसमें वेतन गिनेंगे, फिर क्या गिनेंगे अपन, किराया गिनेंगे, किराए के बाद क्या गिनेंगे, सॉरी, ब्याज और लाभ। ठीक है, इन सबको गिन जाएगा, या फिर उसमें मजदूरी लगी होगी तो सिर्फ मजदूरी को गिनेंगे। अगर इसमें ब्याज और लाभ नहीं लिखा हुआ है तो अपन उसको नहीं गिनेंगे, सिर्फ किराया वेतन और मजदूरी होगी तो उसी को गिनेंगे। तो इसमें अपन अगर कोई नहीं देके रखा है तो उसको हटा भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको हटा नहीं सकते कि ये फॉर्मूला किस पांचों चीजों की जरूरत होगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो तुम्हारे किसी भी को क्या अंतिम मूल्य ज्ञात करने के लिए वस्तु में जो जो खर्च हुआ उनका क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, फिर उसके आधार पर क्या होता है, अंतिम मूल्य ज्ञात किया जाता है, मतलब अंतिम मात्रा ज्ञात की जाती है। लेकिन हम केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्यांकन क्यों करते हैं। निश्चित रूप से मध्यवर्ती वस्तुएं किसी उत्पादन उपक्रम की महत्वपूर्ण आगम है और इन वस्तुओं के उत्पादन में मानव शक्ति और पूंजी स्टॉक का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल है। चूंकि हम निर्गमन के मूल्य का उपयोग करते हैं, इसीलिए हमें समझ जाना चाहिए कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है। ये क्या कह रहा है कि जो अपनी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं का मतलब क्या बताया था अभी, जैसे मैंने ये पेन है अपने, क्या है, ये पेन है, पेन के अंदर अपन पेन खरीद क्यों रहे, पेन क्यों खरीद रहे हैं, इसके अंदर शाई है, ये चलेगा इसलिए खरीद रहे हैं, चल किससे रहा है, शाई से चल रहा है। बट इसमें मध्यवर्ती पेन क्या है, चीजों की भी भूमिका है ना भूमिका, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक नहीं होता तो पेन बनता, शाई से अपन लिख नहीं सकते इसके बिना सही तरीके से, तो ये पेन नहीं बनता और अपन इसको खरीदते भी नहीं। तो मतलब इस पेन को मेरे को बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मेरे को प्लास्टिक चाहिए होगा, प्लास्टिक के बाद शाई चाहिए होगा, फिर ये जो है वो किसकी, ये जो है लोहा है तो इसकी भी जरूरत होगी अपन को। तो इन सब चीजों को क्या होगा, अपन को अलग अलग खरीदना होगा। इन सब चीजों को मैंने अलग अलग खरीद दिया, जैसे प्लास्टिक खरीदा तो प्लास्टिक के अलग से पैसे लगे, दूसरी चीजें खरीदी मैंने जिसमें ये शाई खरीदी, शाई के अलग से पैसे लगे, ये लोहा खरीदा तो उसके अलग से पैसे लगे। अब ये सब किस में बनेगा, मशीन में बनेगा, तो मशीन के अलग से पैसे लगे, फिर उसमें क्या करने वाले, काम करने वाले मजदूर है उनके पैसे लगे मेरे को, फिर वो ये सारा सामान जब बाहर से आया उनके पैसे दिए गए। तो इन सब चीजों के लगने के बाद इन सबको क्या करेंगे अपन, इंक्लूड करते जाएंगे, उसके बाद कौन सा, अंतिम वस्तुओं का मूल्य निकलेगा। और कोई अंतिम वस्तु है फिर उनको क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की भी शामिल किया जाता है। इन सब में कौन सा, मध्यवर्ती मूल्य भी शामिल किया गया है। उसके बाद अपन को जो मिलेगा वो रियल अमाउंट मिलेगा, उसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, वस्तुओं को बेचते हैं, उस पर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कितना परसेंट होगा वो पता चलेगा। इस पेन को बनने में लगभग कॉस्ट आती है 1 रुपए की। ये जो पेन है उसको बनने में लगभग कॉस्ट इतनी आती है 1 रुपए की, या 1 रुपए और आधे पैसे की आई थिंक। बट ये बिकता कितने में है, 3 रुपए में बेचते हैं, तो इसको 5 रुपए में भी बेचता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने में पेन बेच रहा है। ठीक है, और महंगे पेन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सस्ते पेन आते हैं, तुम लोगों को पता है। अगर कोई लेने चाहे तो 1 लाख का भी पेन आ सकता है, कोई लेना चाहे तो 2 रुपए का भी पेन आ सकता है, इसी पेन को चाहे तो 2 रुपए में भी बेच सकता है, कोई लेना चाहे तो 10 रुपए का, 50 रुपए का। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो पेन किस क्वालिटी का बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा, तो अपन उसको पेन खरीद सकते हो। अलग से उनकी गणना करने पर दोबारा गणना करने से बचा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसको अंतिम मूल्य में सारी एक साथ इंक्लूड करके लिखेंगे तो क्या करेंगे अपन, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब एक बार ये पूरा पढ़ लेते, फिर मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं पर विचार करने से कुल आर्थिक कार्यकलाप का पूरा विवरण प्राप्त हो सकता है, फिर भी उनकी गणना से हमारे आर्थिक कार्यकल्प का अंतिम मूल्य अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे देखो अपन ने क्या किया है, ये
कॉपी मतलब ये पेन है। मेरे को क्या पेन के बारे में बात करते हैं अपन। एक बार मैंने कार के बारे में बात की थी, जब अपन ने पहले जो क्लास ली उसमें किसमें कार के बारे में बात की। अभी क्या कर रहे हैं अपन, पेन के बारे में बात कर रहे हैं। पेन के लिए क्या चाहिए, एक तो प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक, और क्या चाहिए, प्लास्टिक प्लस, और क्या चाहिए अपन को, शाई, शाई। उसके बाद क्या चाहिए अपन को, लोहा। फिर श्रम करने के लिए क्या चाहिए, मजदूर चाहिए तो श्रम। उसके बाद क्या चाहिए, मशीन चाहिए। अब इसको और लाने के लिए गाड़ी भी तो चाहिए, सामान लाने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी, गाड़ी भाड़ा, ठीक है। अब ये प्लास्टिक, प्लास्टिक पर मैंने सोच लो तुम लोगों ने कितने 1000 रुपए खर्च किए। उसके बाद शहर, शाई, शाई के लिए कितने तुमने 500 रुपए खर्च किए। लोहे के लिए कितने 1500 खर्च किए। और जो श्रमिक है उसके लिए कितने 2000 खर्च किए। उसके बाद जो मशीन है वो कितने में खरीदी तुम लोगों ने, वो 5000 में खरीदी। उसके बाद जो गाड़ी भाड़ा है वो कितना हुआ तुम्हारे, 1000 रुपए हुआ। गाड़ी भाड़ा कितना हुआ, 1000 रुपए हुआ। मतलब सामान यहां से वहां ले जाने में इतना हुआ। अब इन सबको जोड़ूंगी तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, अंतिम अंतिम मूल्य। इन सबको जोड़ने पर क्या हुआ, अंतिम मूल्य प्राप्त हुआ। तो अपन इस सबको जोड़ लेते हैं। 1000, 500, 1500, 1500, 1500, 3000, 3000 में 2000 जोड़े तो 5000, 5000 में 5000 जोड़े तो 10,000, 10,000 में 1000 जोड़े तो 11,000। अंतिम मूल्य कितना हुआ, 11,000 हुआ। अब ये सारा सामान तो आ गया अंतिम मूल्य के अंतर्गत। बट ये दूसरा क्या बोल रहा है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि अलग अलग इससे उनकी गणना करने पर दोबारा गणना से बचा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको अलग अलग तरीके से गिन लिया जाएगा तो उसको क्या दोबारा गणना से बचा जा सकता है। जैसे मैंने बोला, मैंने पेन का मूल्य सीधा बोल दिया मैंने पेन, जैसे इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया एक बार, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को 1500 रुपए साथ में लिख दिया। फिर मैंने बाद में क्या किया, वापस से 500 रुपए लिख दिया। अब ये 500 रुपए एक्स्ट्रा होंगे या नहीं होंगे, अब क्या 11,500 आंसर आएगा। तो क्या हो गई, ये गलती हो गई क्यों, अपन ने एक बार तो इंक्लूड करके लिख दिया और एक बार क्या किया अलग। इस गाड़ी भाड़े में एक बार क्या कर दिया अपन ने, टैक्स इंक्लूड करके लिख दिया और एक बार अलग करके लिख दिया। अपन को ध्यान नहीं रखा, अपन ने इसके अंदर मिक्स किया, तो तब भी क्या हो गया, पैसे ज्यादा होंगे। मतलब इससे क्या होती है, अतिशयोक्ति मतलब गलती की संभावना रहती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टॉक का मतलब जो अपने पास सामान रहता है उसे कहा जाता है। प्रवाह को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। प्रवाह का मतलब ये है कि अपन ने कोई चीज बनाई है तो उसको कितने एक साल के अंतर्गत उसको बेचना होगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होता है कि सामान, अपन जो भी सामान लेते हो तो उसके पीछे वो लिखा हुआ होता है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, लिखी हुई होती कि नहीं लिखी हुई होती। बस उसके बाद वो सामान पड़ा रहेगा तो क्या होगा, उस सामान का कोई यूज नहीं होगा, उसको कचरे के तौर पर अपन को फेंकना पड़ेगा, मतलब वो बिना यूज का सामान रह गया। तो मतलब उसी समय अवधि के अंतर्गत उसको बेचना होता है। अंकित समयावधि में एक बार उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं अथवा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में न तो टूट फूट होती है और न ही उनका उपयोग होता है। वास्तव में पूंजीगत वस्तुओं में हमें उत्पादन के विभिन्न चक्रों से सेवाएं प्रदान करती है। फैक्ट्री के भवन और मशीन विशिष्ट समयावधि से असंबद्ध होते हैं। अगर किसी नई मशीन को शामिल किया जाता है तब उसमें सम्मिलित अथवा कमी हो सकती है अथवा मशीन अनुपयोगी होती है तब तथा उसे बदला नहीं जा सकता, इसे स्टॉक कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर अपन कोई कंपनी है, कंपनी के लिए अपन ने क्या खरीदी, एक मशीन खरीदी और पहले भी मशीन पड़ी है या फिर उस मशीन में कोई खराबी हो जाती है तो अपन उसको ठीक करवाएंगे। वो क्या है, पूंजीगत है, मतलब टिकाऊ है। उसको ऐसा नहीं करेंगे बार बार बेच देंगे, बार बार नहीं खरीदेंगे, बार बार बेचेंगे, बार बार नहीं खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, अपन को लॉस होगा। स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर की जाती है। स्टॉक की कब की जाती है, एक निश्चित समय पर की जाती है। गणना कब की जाती है, निश्चित समय पर करेंगे, किंतु हम एक निर्धारित समय
अवधि में स्टॉक में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकते हैं, एक निर्धारित समय में ही कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कोई सामान बन रहा है तो उसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, उसी के अंतर्गत उसका क्या की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी, उसी के आधार पर बेचना होगा। बाद में वो चीजें पड़ी रही तो उसको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। जैसे इस वर्ष कितनी नई मशीनें शामिल की गई है, अतः स्टॉक में इस प्रकार के परिवर्तन प्रवाह जिनका मूल्यांकन एक निर्देशित समय अवधि में किया जाता है। कोई खास मशीन अनेक वर्षों तक टूट फूट न हो पूंजी स्टॉक का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वह मशीन पूंजी स्टॉक में शामिल नई मशीनों के प्रवाह का केवल एक वर्ष के लिए हिस्सा हो सकती है। चाहे लंबे समय तक कोई मशीन खरीदी, ज्यादा महंगी खरीदी तो लंबे समय तक चल सकती है, बट अगर कोई नई मशीन खरीद रहे हैं, उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है, उसके बाद भी अपन नई मशीन खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी हिस्सा होगी। यहाँ तो हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया उसने। अगला पॉइंट, हमारे अंतिम निर्गमन का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती है जिससे अर्थव्यवस्था में सकल निवेश की रचना होती है। सकल निवेश का मतलब ये पूंजीगत वस्तुएं जो है, पूंजीगत वस्तुएं भी होती है। पूंजीगत वस्तुओं का मतलब ये जो सामान बनाया अपने वो मशीन के द्वारा बनाया तो वो क्या है, पूंजीगत है, वो टिकाऊ है, टूटने फूटने वाली नहीं है, तो वो क्या है, सकल निवेश की रचना कर होती है। इसमें मशीनों औजारों, सकल निवेश में क्या क्या आता है, मशीनों औजारों हो, उपकरण हो, भवन, कर्मचार, कार्यालय स्थल हो, गोदाम या आधारभूत संरचना जैसे सड़क, हेतु हो, हवाई अड्डा हो या घाट आदि हो सकते हैं। सकल निवेश में क्या क्या आता है मैंने तुम लोगों को बता दिया, मशीन है, औजार है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। मशीन है, औजार है, उपकरण है, भवन, कार्यालय का स्थान, गोदाम, ये सारे किसमें आएंगे, अपने सकल निवेश में आएंगे। अगला पॉइंट है, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के लिए सकल निवेश के मूल्य में से किए गए लोभ को ह्रास कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई मशीन है, मशीन में अगर किसी प्रकार की खराबी आ गई, जैसे अपन इसमें ही सोच रहे कि मशीन बनाई, मशीन को चलते चलते उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसके अंतर्गत कोई वायर टूट गया तो उसको ठीक करने के लिए बुलाना पड़ेगा, नहीं बुलाना पड़ेगा, व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को जो पैसा चुकाया गया अपन के द्वारा तो वो कौन सा कहलाएगा, मूल्यह्रास कहलाएगा। मतलब क्या है, उसको यूज करने के लिए अपन उसमें कोई खराबी आ गई तो उसको ठीक करने के लिए मूल्यह्रास देंगे, मतलब वो पैसा जो देते हैं ठीक करने के लिए वो मूल्यह्रास कहलाएगा उस टाइम। अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं में नए योग का माप निकल निवेश अथवा नई पूंजी संरचना के द्वारा होता है, जिस प्रकार विभक्त किया जाता है। निवल निवेश का मतलब क्या है, सकल निवेश प्लस माइनस मूल्यह्रास। इसका मतलब क्या है, सकल निवेश, सकल निवेश का मतलब ये है कि जिस कंपनी नहीं, जिस मूल्य में मैंने वो चीज खरीदी है उसमें क्या है, मूल्यह्रास, मतलब जो जो अभी तक खर्चा किया गया उसको माइनस करूंगी मैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला भवन है, कार्यालय है, गोदाम है, ये सब खरीद लिए मैंने, वो ये कौन से थे, सारे सकल निवेश के अंतर्गत आते थे। इन सबको मैं फिर इसमें, जैसे भूमि है, भवन है, भवन में क्या हो गया कि रंग खराब हो गया, उसमें मैंने रंग करवाया तो वो क्या हो गया, एक तरह का मूल्यह्रास हो गया, तो उस मूल्यह्रास को क्या करूंगी, उसमें माइनस करूंगी मैं। तो तुम लोग ये समझ गए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन ने जो है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में सब कुछ देख लिया है, जिसका मूल्यांकन था वो देख लिया है। अब जो है वो क्या है, अपने आय का, ये आय वाला है, आय की गणना विधि है, वो अपन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को वापस से बोल देना, मैं वापस से समझा दूंगी। और मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है कि 3 क्लासें ऐसी चलेगी, 3 और क्लासें, उसके बाद अपन वापस से उस तरीके से पढ़ाना शुरू कर दूंगी जिस तरीके से पहले पढ़ाती हूँ। उसके बाद तुम लोगों के कोई डाउट्स है, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो मेरे को बता देना, ताकि क्या हो कि मैं तुम लोगों को वो वापस से समझा दूँ नया टॉपिक शुरू करने से पहले। और अब ओके, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।